औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियोज़ ये जो व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है नज़र आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में बताएँ या हैंड रेज़ कर दें। जी, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और ये वीडियोज़ क्लियर्स नज़र आ रही है, तो आप लोग चैट बॉक्स में या हैंड रेज़ कर दें। चलें जी, ठीक है जी। जी, चलें जी, वॉइस आ रही है, वीडियोज़ भी नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट हमने जो है चैप्टर 17 का एक टॉपिक स्टडी करना है, स्ट्रेन एनर्जीज इन डिफॉर्म मटेरियल। के डिफॉर्म मटेरियल के अंदर हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, डिफॉर्मेशन क्या होती है, ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किसी भी मटेरियल्स के अंदर जो है डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है, यानी उसके अंदर जो चेंजिंग आ जाती है वो लेंथ में चेंजिंग हो सकती है, वो वॉल्यूम में चेंजिंग हो सकती है, वो शेप में चेंजिंग हो सकती है। तो उस चेंजिंग को हम बोलते हैं जी डिफॉर्मेशन के तौर पर हम उसे लेते हैं जी। तो स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअली क्या है, किसी भी मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन आती है, जो चेंजिंग आती है, चाहे वो चेंजिंग लेंथ में हो, वो चेंजिंग शेप में हो, या वो चेंजिंग जो है हमारे पास वॉल्यूम्स के अंदर हो, वो हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन जो है, उसके अलावा जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जो है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी क्या है हमारे पास जी, तो हमने इसी को जो है स्टडी करना है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास है वो क्या है हमारे पास जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। Potential energy of a molecule due to their displacement from the main position is known as स्ट्रेन एनर्जी। के किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर चेंजिंग आएगी और उस मटेरियल के मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट स्टोर होगी उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि हम स्ट्रेन किसको बोलते हैं, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। तो डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। कैसे जी, लेट्स से हम कहते हैं अगर हमारे पास एक वायर है, किसी एक पॉइंट्स के साथ जो है सस्पेंड की गई है, let us consider a wire which is suspended at one point। कि हमारे पास कोई एक वायर है जो किसी एक पॉइंट के साथ सस्पेंड की हुई है, और इस वायर के साथ अगर हम एक जो है वेट सस्पेंड कर देते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास वेट है, हमने इस वायर के साथ जो है सस्पेंड कर दिया है। लेट्स से इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम डिनोट कर देते हैं जी एल से। जो ही हम वेट सस्पेंड करते हैं तो इस वेट की वजह से जो स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है, जो इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी। लेट्स से कि ये चेंजिंग आई है, इसे हम नाम दे देते हैं डेल एल का। अब ये वेट जो है लेट्स से यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो उसकी लेंथ के अंदर ये वाली जो चेंजिंग आई है हम इसे नाम देते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेन है। लेकिन ये स्ट्रेन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, जो ही उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है तो स्ट्रेन के वजह से उसकी अंदर जो चेंजिंग आती है तो वो मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल की अपने ओरिजिनल पोजीशन से मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन हमने कंसीडर किया हुआ है। लेट अस कंसीडर
suspended wire which is suspended at fixed point and other end of the wire is suspended with a वेट W कि जब इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है तो जिसके अंदर चेंजिंग आती है जिसे हम कहते हैं डेल एल। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करें जिसे हम कहते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अगर हमारे पास ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है तो इसलिए हमें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या बता रहा है जी, यहाँ देखना है कि फोर्स और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन जो उसके अंदर चेंजिंग आई है उसकी लेंथ के अंदर, उसे हम एक्सटेंशन के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो जो ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आई है। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, टेंसाइल्स के केस में देख रहे हैं। तो जी यहाँ देखना है जरा, अगर हम कहते हैं पॉइंट O टू A तक देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आती है। फ्रॉम पॉइंट O टू A हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और हम कहते हैं अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो तो हम प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन कब ऑब्टेन होती थी, इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स के, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स के अंदर हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स के अंदर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन हुक्स लॉ इज वैलिड इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स। इसके बाद जो है हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। चलें जी हम यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं। O टू A तक जहां तक हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां तक हमारे पास जो फोर्स उसके ऊपर ऑब्टेन है, जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास है जी F1, और जो उसके अंदर एक्सटेंशन हो रही है, जो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसको हमने डिनोट किया हुआ है L1 से। इट मीन जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है ये हमने यहाँ लिखा हुआ है वेट W के तौर पर हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ, हम उसे नाम दे देते हैं कि F1। इट मीन एट द पॉइंट A तक जो कुछ फोर्स है वो F1 है और जो इसकी एक्सटेंशन हुई है वो हमारे पास L1 है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो ली हुई है वो एक्सटेंशन ली हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने लिया हुआ है वो हमने जो है स्ट्रेन को लिया हुआ है, या दूसरे लफ्जों में हमने लेंथ की वैल्यूज ली हुई है। अगर हम कहते हैं इस केस के अंदर हम अगर देखना चाहते हैं हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, जो हम वर्क के लिए फार्मूला पढ़ते हैं। इट मीन अगर हम यहाँ से सिंपल लिखे हैं तो हम कहते हैं जी वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है मल्टीपल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के दो चीजों का हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जी। लेकिन हम कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पास ये उस वक्त तक फार्मूला वैलिड होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर हम फोर्स को कांस्टेंट बनाते हैं जी। O टू A तक जो मेरे पास फोर्स है वो तो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी जो फोर्स लग रही है उसके साथ साथ जब चेंजिंग आ रही है उसकी लेंथ के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम O टू A जो हमने कर्व का पोर्शन लिया हुआ है उस वक्त तक हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं फोर्स को कांस्टेंट कैसे बनाएंगे जी, O टू A तक जितना भी हमारे पास कर्व का पोर्शन है उस पोर्शन को हम स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल पैचेस के अंदर जो है डिवाइड कर देंगे, जिसके अंदर से हमने ये एक लिया हुआ है लेट्स से कि हमारे पास इस पोर्शन में जो फोर्स लग रही है वो F है, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है वो डेल एक्स है। डेल वेरी स्मॉल के लिए हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो O टू A तक फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए हम O टू A तक जो हमारे पास उसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमने कह दिया कि जी F फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है डेल एक्स है। अगर हम वर्क डन निकाले यहाँ पे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू F इनटू डेल एक्स, कि हमारे पास ये उस स्मॉल पैच का जो है वर्क डन आ जाएगा कि वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के ये फोर्स आ जाएगी मल्टीप्लाई जो है हम डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे जो डेल एक्स हुआ है। अब हम कहते हैं जी अगर इन तमाम पैचेस के वर्क डन को अगर सम अप कर दें, जितने भी हमने लार्ज नंबर ऑफ पैचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इन तमाम पैचेस के वर्क डन को सम अप कर दें तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम O टू A। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन रही है OAB। इट मीन
total work done will be equal to sum of all work done of these pieces, these patches जो हमने distribute किए हुए हैं, sum of all work done of these parts will be equal to the total work done, which is actually equal to the area of triangle OAB। यहाँ और करना है, क्या वर्ड बोला है जी, sum of all work done of these pieces will be equal to the total work done of this, and which is equal to the area of triangle of OAB। It mean कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया ले लेता हूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जी। टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल वर्क जी, टोटल वर्क डन हमारे पास किस चीज के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू जी, कितनी फोर्स लगाया गया है, इस ट्राइंगल के एरिया ले लेते हैं, चले जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कि अगर हम इस टोटल ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या फार्मूला बनता है, हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल के मुताबिक अगर हम फार्मूला यूज करें तो हम कहते हैं जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट जी। टोटल वर्क डन के लिए हमारे पास इस ट्राइंगल को जो एरिया है वो हमें टोटल वर्क डन देगा, और टोटल वर्क डन के लिए हमने या एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला ये लिखा हुआ है 1/2 जी बेस। अगर यहाँ पे देखें O to B तक जो है वो बेस है, तो O to B इट मीन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमारे पास L1 जो है बेस के तौर पर है। हाइट देखें तो ये हमारे पास टोटल हाइट है B to A, यानी AB हाइट है जो कि हमने F1 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देते हैं F1, तो 1/2 F1 L1 इट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। इक्वेशन 2 हम नाम देते हैं, और हम कहते हैं ये टोटल वर्क डन जो है हमने तो ये कहा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो हमारे पास एक्चुअली ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, जिसे हमने स्ट्रेन एनर्जी कहा हुआ है। तो इट मीन ये हमारे पास टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी है, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा 1/2 F1 L1। इसमें F1 के हमारे पास जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, L1 के है जो उसके लेंथ के अंदर चेंजिंग आ रही है। लेकिन अगर हम कहते हैं यही पोटेंशियल एनर्जी, यही स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में देखना चाहें तो फिर क्या बनेगा जी, इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि अगर हम इसी फार्मूले को जो स्ट्रेन एनर्जी का हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखना चाहें तो तब हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा जी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है जी, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेस हमारे पास क्या है F1 ओवर A, स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो फोर्स है वो F1 है तो हमने F1 लिख दिया। तो दिस इज द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो चेंजिंग आई है लेंथ के अंदर हमने उसे क्या किससे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे L1 डिनोट किया हुआ है, तो L1 ओवर L से डिनोट कर देते हैं कि हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो कैपिटल L है। इट मीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के लिए क्या फार्मूला लिखा हुआ है F1 ओवर A, दिस इज द स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो L1 जो है, पहले हम डेल L लिखते थे लेकिन यहाँ पे हमारे पास L1 है, तो L1 जो है लेंथ में चेंजिंग है, जो L है वो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो है F1 की वैल्यू लेनी है जी। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो E इज इक्वल टू F1 ओवर जी, यहाँ जाएगा A इंटू L1 और ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी के लिए फार्मूला आ जाएगा F1L डिवाइडेड बाय A इंटू L1। यहाँ से अगर हम फोर्स का फार्मूला लिखें तो F1 इज इक्वल टू जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें E A L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमारे पास जो F1 की वैल्यू आई है वो इक्वल टू है EA L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। और ये अगर हम
इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 2, कि अगर हम F1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो तब हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी है उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा जी। तो हमारे पास आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू F1 L1, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। F1 का क्या आंसर है हमारे पास जी, EAL1 ओवर L, EAL1 ओवर L इंटू JL1 यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा L1। तो ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जी L1 और L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। दिस इज द फार्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी, कि स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, हाफ EAL1 स्क्वायर ओवर L। अब इसमें हाफ कांस्टेंट है, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट मीन रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं। A उसका एरिया है जो हमने वायर ली हुई है, L1 क्या है, L1 इज द चेंज इन लेंथ, कि हमारे पास वो लेंथ जो चेंज हुई है जिसे हमने यहाँ इस पोर्शन के थ्रू डेल एल से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ हमने ग्राफिकली L1 डिनोट किया हुआ है, कि जहाँ पे उसकी ओरिजिनल लेंथ तो कैपिटल L से डिनोट की हुई है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई है उसे हमने L1 कहा हुआ है, और L क्या है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। इट मीन इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया, और इसके अलावा इसे हम डायरेक्टली तौर पे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि ये चेंज इन लेंथ है और ये ओरिजिनल लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ EAL1 स्क्वायर ओवर L, और ये स्ट्रेन एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, क्योंकि अगर हमारे पास वायर थी, हमने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाई तो उसके अंदर जो लेंथ में चेंजिंग आई है, तो हर एक मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है मेन पोजीशन से। अगर वो डिस्प्लेस हुआ है तो उसके डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है एक्चुअल के अंदर, वही हमारे पास कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। चलें जी, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो स्टडी हो गया था या सबने पढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट एक आर्टिकल है जिसे हम नाम बोलते हैं जी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे हमने दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से होते हैं और इसके अलावा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन से होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हम इससे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम्स को जो है सेमीकंडक्टर्स के तौर पर लेते हैं। जी, अगर हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जी, तो सिलिकॉन्स या जर्मेनियम्स जो है इन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट मीन प्योर फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, के किसी भी सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म जो है उन्हें बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसके एग्जांपल में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये सिलिकॉन या जर्मेनियम्स दोनों ही हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो कि ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। इट मीन इनके वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो लेट्स से अगर हमारे पास एक सिलिकॉन एटम और इसके अराउंड 4 और हम सिलिकॉन एटम्स अगर देख लेते हैं,
जी, तो हर एक सिलिकॉन्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 हैं। तो लेट्स से हम अगर सेंटर वाले को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अपने हो गए, और हर एक से अगर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर करेगा तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और ऑक्टेट रूल भी यही है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल। कि हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसे हमने प्योर सेमीकंडक्टर कहा हुआ है, प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अपने नेबर्स एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट रूल जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है जी, सिलिकॉन 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 जो है इसने साथ साथ सिलिकॉन से क्रिस्टल के थ्रू शेयर किया है। तो हर सिलिकॉन एटम्स जो है उसके अराउंड 4 सिलिकॉन एटम्स होंगे और हर एक से इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करेगा, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ये लो होती है। अब हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, जो दूसरे हमारे चीज पास है उन्हें हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, इन्हें तो हमने सिंपल नाम दिया था जी, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। के जो सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इन्हें हम बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। impure form of semiconductor is also known as extrinsic semiconductor। कि जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म बनती है सेमीकंडक्टर की वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन इम्प्योर फॉर्म से क्या मुराद जी, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डोपिंग। इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए एक प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो ये क्या है डोपिंग, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू द प्योर सेमीकंडक्टर atoms is also known as doping, and impurity atom is also known as dopant। Process of adding the impurity atom to the pure semiconductor is also known as doping। कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम जो इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जो न्यू एटम हम वहां पे ऐड करेंगे उसे हम बोलेंगे, प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। एडिंग द इम्प्योरिटी एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज आल्सो नोन एज डोपिंग। और जो हम इम्प्योरिटी का एटम ऐड कर रहे होते हैं उसे हम नाम देते हैं डोपेंट का। डोपिंग इज द एडिंग इम्प्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर is also known as doping। Adding the impurity atoms to the pure semiconductor, it means intrinsic semiconductor, pure silicon or germanium, this process is known as doping। and impurity atom is also known as dopant। impurity एटम के जो एटम्स हम इम्प्योरिटी का ऐड कर रहे होते हैं उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वो एटम हमारे पास कहलाते हैं इम्प्योरिटी एटम इज नोन एज डोपेंट। कि हमारे पास वो प्रोसेस तो डोपिंग कहलाएगा कि जिसके थ्रू हमने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी जो है इम्प्योरिटी का एटम्स ऐड करना है, कोई भी नहीं है बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स है वो हम अभी देख लेते हैं। इट मीन एडिंग द इम्प्योरिटी atom to pure semiconductor, this process is known as doping। and impurity atom which is adding to the pure semiconductor silicon or germanium, it means intrinsic semiconductor, this impurity atom is known as dopant। तो हम ये कहते हैं अगर हम डोपिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है जितने भी एटम्स को ऐड करते हैं तो इसकी रेशियो होती है 1:10⁻⁶।
कि अगर हमारे पास हमने डोपिंग का प्रोसेस करना है तो इसके लिए जो रेशो लिखी जाती है 1:10⁶ के 10⁶ हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स होंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जो है जस्ट 1 एटम जो है इम्प्योरिटी का हम उसे ऐड कर सकते हैं। 10⁶ बनाए तो हमारे पास ये मिलियंस बनता है, तो हम यूं भी कह देते हैं समटाइम कि इम्प्योरिटी एटम या डोपिंग का जो प्रोसेस किया जाता है वो 1 पार्ट पर मिलियन किया जाता है। 1 पार्ट पर मिलियन, इट मीन कि एक एटम हमारे पास इम्प्योरिटी का होगा और 10⁶ एटम जो है वो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर के होंगे। तो इतनी रेशियोज के साथ जो है ये डोपिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो हम कौन कौन से इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड कर सकते हैं? हम 2 इम्प्योरिटी के एटम ऐड करते हैं और हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 ही टाइप्स बनती हैं। कौन कौन से ऐड करते हैं जी? अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स बनती हैं। एक को हम नाम देते हैं एन टाइप और दूसरे को हम नाम देते हैं पी टाइप्स। और एन टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या है? इफ वी एडिंग द इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ पेंटावेलेंट in the pure semiconductor, then semiconductor extrinsic semiconductor is known as n-type semiconductor। कि अगर हमने डोपिंग करनी है, इम्प्योरिटी का एटम ऐड करना है, तो हम प्योर के अंदर अगर पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप बन जाएगा। अगर हम ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं तो वो पी टाइप बन जाता है। चलें जी, फर्स्ट हम एन टाइप को देख लेते हैं। तो हमारे पास एन टाइप के अंदर हमने जो ऐड करना है वो ऐड करना है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इट मीन डोपेंट जो है वो पेंटावेलेंट होना चाहिए। पेंटावेलेंट मीन कि उसकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए, उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इफ वी ऐड द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन न्यू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेम्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे जी? लेट्स से हमारे पास ये टोटल जो है सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो प्योर फॉर्म्स के अंदर था। अगर इसके अंदर हम पेंटावेलेंट कौन कौन से हैं जी? फास्फोरस हो सकता है, वो एंटीमनी हो सकता है, तो हमारे पास ये एटम है। तो अगर हम कहते हैं ये फास्फोरस का एटम है, ऐसा एटम्स जिसके पास जो है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो अगर हम इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जी पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट जो होते हैं, पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट के नाम दें तो हमारे पास जो पेंटावेलेंट है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ट्राईवेलेंट है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा आपको पढ़ा लें, फिर आप लास्ट में ये क्वेश्चन कीजिएगा। चलें जी, तो अगर हम कहते हैं एन टाइप बनाना है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं जिसमें हमने एक लिखा हुआ है फास्फोरस। चलें जी, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर हम कहते हैं बजाय प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ सिलिकॉन एटम होने की बजाय अगर मेरे पास यहाँ पे फास्फोरस का एटम हो, प्योर सेमीकंडक्टर में जहां सिलिकॉन मैंने लिखा हुआ था, यहाँ सिलिकॉन होने के बजाय अगर मेरे पास फास्फोरस का एटम हो जी, तो फास्फोरस के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 5 जी। तो अगर हम देखना चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नेबर्स के ये लेगा, 4 इसके पास, सॉरी 5 इसके पास अपने हैं, तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास होंगे वैलेंस शेल में, क्योंकि जो है 5 तो इसके अपने थे, हम 5 अपने हैं, तो जिनमें से एक हमने यहाँ लिख दिया, 4 हमने इस जो है सर्कल के अंदर लिख दिए, और 4 और कहाँ से आ गए? इट मीन 8 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं 4 फास्फोरस के अपने हैं और 4 जो है उसने नेबर्स के साथ शेयरिंग की हुई है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो क्योंकि हम कहते हैं ये बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। के बॉन्ड की काफी सारे टाइप्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं बॉन्ड विच इज formed due to mutual sharing of electron is also known as covalent bond। तो covalent bond के थ्रू जो है 4 इसने शेयरिंग की हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है। अब हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच चुके हैं, इसका मतलब इसके पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसी वजह से हम कहते हैं अगर पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टाइप्स बनेगी वो तो एन टाइप है। लेकिन एक और बात, अब ये फास्फोरस का एटम जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की हुई है पेंटावेलेंट, ये एटम हमारे पास कहलाता है डोनर। अब ये डोनर के तौर पर क्यों कहला रहा है? एन टाइप्स के अंदर डोनर इस वजह से कहलाया क्योंकि इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, सॉरी 5 अपने थे, जो है 4 इसने नेबर के साथ शेयर किए, तो ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एक्स्ट्रा है जो कि ये शेयर कर सकता है, किसी और को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, सॉरी शेयर नहीं डोनेट कर सकता है। तो अगर ये डोनेट कर सकता है तो ये फास्फोरस का एटम जो है डोनर के तौर पर कहलाएगा। इट मीन दोज
extrinsic semiconductor which is formed by the pentavalent, adding pentavalent impurity like phosphorus. Pentavalent, those atoms which has 5 electron in its valence shell is also known as pentavalent. So these pentavalent atoms are also known as donor. Donor क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एन टाइप के अलावा पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे पास जी एन टाइप के अंदर तो पेंटावेलेंट होना चाहिए. अगर हम कहते हैं पी टाइप है तो पी टाइप्स के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होनी चाहिए. Those semiconductor which is formed by adding the trivalent impurity is also known as p-type semiconductor. Let's say कि हमारे पास ये जो प्योर सेमीकंडक्टर हमने बनाया था वो कुछ इस टाइप में था. 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लेते हैं जी. तो अब पी टाइप के अंदर हमने क्या कहा हुआ है कि हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करना है. और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मीन ऐसी इंप्योरिटी जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए. अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है तो इट मींस यहाँ पे हम ऐसा एटम ऐड करते हैं इंप्योरिटी का लाइक एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम एक ऐसा ट्राइवेलेंट एटम है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जी. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो साथ एक एक से जो है शेयरिंग करेगा, तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जी, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3 अपने जो है वैलेंस शेल के अंदर एक एक सिलिकॉन के साथ शेयरिंग की, तो इसके वैलेंस शेल में अब 7 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है. तो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं होल. तो इट मीन when we add the trivalent impurity to the pure semiconductor material, then we form p-type semiconductor material. or in type of p-type semiconductors we add the trivalent impurity. अगर हम trivalent impurity add कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन जिसे हम होल का नाम दे रहे हैं, इट मीन ये एटम अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो जिस वजह से जितने भी ट्राइवेलेंट एटम होंगे वो ये कहलाएंगे हमारे पास एक्सेप्टर. तो ये डोनर जो है वो एन टाइप के अंदर हैं. जितने भी एन टाइप के अंदर इंप्योरिटी एटम होंगे, इट मीन कि जितने भी पेंटावेलेंट एटम हम ऐड करेंगे इंप्योरिटी के वो डोनर कहलाएंगे, और जितने भी ट्राइवेलेंट एटम हम ऐड करेंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे? एक्सेप्टर कहलाएंगे. यहाँ पे ये डोनर क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अभी मौजूद है एक्स्ट्रा. लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्टर क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे होल क्रिएट्स हुआ है. तो ये इलेक्ट्रॉन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये क्या कहलाते हैं? पी टाइप में जितने भी ट्राइवेलेंट होंगे लाइक एल्यूमिनियम, तो ये कहलाएंगे हमारे पास एक्सेप्टर. इट मीन सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स. वन इज पी टाइप एंड अदर इज एन टाइप. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, उनमें कोई जो है इंप्योरिटी का एटम मौजूद नहीं होता. लेकिन हमारे पास अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, या इसे डोपिंग सेमीकंडक्टर भी कहते हैं. इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या दूसरे वर्ड में डोपिंग सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है. ऐसे सेमीकंडक्टर जो डोपिंग किए जाते हैं. अब डोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी एटम्स टू द प्योर सेमीकंडक्टर. के प्योर सेमीकंडक्टर में जो हम इंप्योरिटी को ऐड करेंगे उसे हम बोलते हैं डोपिंग. और ये कैसे ऐड किए जाते हैं? 1:10⁶. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वन इज एन टाइप एंड अदर इज पी टाइप. कि हमारे पास दो जो है सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं, एक को एन टाइप बोलते हैं, दूसरे को पी टाइप बोलते हैं. अगर तो हम पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एन टाइप आ जाएगा और हम उसे डोनर के तौर पर लेंगे. और अगर हमारे पास ट्राइवेलेंट है तो हमारे पास पी टाइप आएगा जिसे हम जो है एक्सेप्टर के तौर पर लेंगे. जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो? जी, एनी क्वेश्चन?
जी बेटा, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी, प्योर और इम्प्योर मीन्स कि प्योर जो सेमीकंडक्टर है उनमें हमने कोई डोपिंग नहीं की, कोई किसी और एटम हमने ऐड नहीं किया। इट मीन उसके टोटल क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो तमाम एटम सिलिकॉन के हैं, और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो तमाम एटम जो हैं जर्मेनियम के हैं, कोई और एटम वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इम्प्योर की बात करें तो वहाँ पे हमने इम्प्योरिटी के एटम मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर हमने एक और एटम लाइट लेट्स से एन टाइप कह लें या पी टाइप कह लें, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट में से कोई एक एटम हमने वहां ऐड कर दिया, जिस वजह से हम उसे इम्प्योर कह रहे हैं। इम्प्योर फॉर्म भी कहते हैं या डोपिंग भी कहते हैं। तो डोपिंग वो प्रोसेस है, जबकि जो हम एटम इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे उसे हम नाम देते हैं डोपेंट का। जी नेक्स्ट। जी बेटा नेक्स्ट। जी बेटा, टेस्ट जो है वो बना लिए हैं टोटल, तो अब हाफ चैप्टर का नहीं हो सकता, कंप्लीट का ही होगा। जी आप अगर टाइम नोट करें तो काफ़ी सारा टाइम होता है, अगर आप ईमानदारी से तैयार करना चाहें तो तैयार हो सकता है। जो है टेस्ट टोटली बन गए हैं, अब हाफ चैप्टर का नहीं हो सकता, अब कंप्लीट का ही होगा। जी नेक्स्ट। अब पढ़ने वाले बने ना बेटा। आई थिंक कंप्लीट चैप्टर का जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों को पता ही है फलां फलां क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, फलां चीज़ें जो है शॉर्ट में है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप इजीली कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहें तो। जी तो एक चैप्टर हो चुका है, आई थिंक थर्ड जो है फर्स्ट 12 चैप्टर हो चुके हैं, 13 का नेक्स्ट टेस्ट होगा बेटा। और कोशिश करें जो आप टेस्ट सॉल्व करें और जो है यहाँ ऑफिस में जमा करा दिया करें, एक वीक इकट्ठे आप जो है सॉल्व करके जमा करा दिया करें, और नेक्स्ट जो है प्रीवियस वीक के आप यहाँ से ले जाया करें, बजाय ये कि आप डेली जमा कराएं। तो आप कोशिश किया करें वीक के पेपर जो है यहाँ जमा करा दिया करें। जी बेटा, बस एक दो नहीं पूछे हैं, इसका मतलब बाकी लोग सो रहे हैं ऐसे। तो बेटा कोशिश किया करें जो है आप पढ़ा करें। जी सम टाइम जो है आप लोग बस चला के बैठ जाते हैं कि बस ये नाम तो हमारे शो हो रहे हैं ना, ठीक है जी, बाकी जो है होएगा देखा जाएगा। तो ये बेटा जो सिलेबस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये आपको कभी भी दोबारा हम जब फिजिकली क्लास होगी उसमें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चलेंगे, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। जी बेटा। जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था, वो टेस्ट में दिया हुआ था। जी तो सम टाइम एक दो चीज़ें जो है स्किप हो जाती हैं या सम टाइम ऐड हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्मार्ट सिलेबस होता तो है, लेकिन ये है कि स्मार्ट सिलेबस ने सम टाइम दिया होता है होमवर्क से और क्लास वर्क से। तो बहरहाल वैसे ये पेपर जो है
अयाज साहब ने ही बनाया था, तो इसका आंसर वो मेरे ख्याल में वही दे सकते हैं कि किस वजह से जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है स्मार्ट सिलेबस में शामिल था ही नहीं और उन्होंने पेपर में दे दिया है। तो चलें, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन आए वो आपने लिखे हैं, ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन चले इधर से आ गया है तो कोई मसला नहीं है, आप उसे स्किप कर दें। बाकी जो पेपर है वो आपने लिखा है, सवाल ये पैदा होता है। जी अगर लिखा है तो चलें, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जी बेटा नेक्स्ट, आप कोशिश करें अपनी तैयारी जो है साथ साथ करते रहें, ये ना हो कि बाद में आप लोगों के लिए मसला बने, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं इसमें आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे, ना टीचर का नुकसान करेंगे और ना ही इदारे का नुकसान करेंगे, बल्कि आप लोगों को अपना ही नुकसान होगा अगर आप लोग टेस्ट सही नहीं देंगे या जो है लेक्चर नहीं लेंगे, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है बेटा, ये आप लोगों का अपना ही नुकसान है। जी ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पढ़ा है वो तो एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं अगर जितने बार भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं तो कम है। स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफॉर्म मटेरियल जो है ये काफी प्रीवियस बोर्ड में आ चुका है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वहां से क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछता है, what is strain energy and derive the formula for strain energy and deform material, कि डिफॉर्म मटेरियल के लिए आप स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला लिखें। और यहाँ से ये पूछा जाता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या जो है डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देगा एक्सप्लेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो फिर भी ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। जी नेक्स्ट, इन्फिनिटी टाइम इंपॉर्टेंट है। जी बेटा आप कह सकते हैं, और एनर्जी बैंड थ्योरी वाला बेटा, ये एनर्जी बैंड थ्योरी वाला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो यार साहब ने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट जो है हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा हिस्टैरिसीस लॉ। तो ये दो टॉपिक रहते हैं इंशाल्लाह, ये एक आर्टिकल में ये हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर 18 स्टार्ट कर देंगे। जी तो इन्फिनिटी टाइम्स आप कह सकते हैं, बस ये बातें ध्यान में रहती हैं, ये याद नहीं रहता कि जो है क्या पढ़ा था, क्या समझ आया, ये नहीं रहता। बस यही चीज है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है तो बेटा याद भी आपने करना है ना। खाली इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप निशान लगा लें और बात खत्म। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,